Hello students, good morning to all of you. Welcome to corporate law class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपनी की अलग अलग टाइप की मीटिंग्स, जिसमें शेयर होल्डर्स मीटिंग और डायरेक्टर्स मीटिंग हम अब तक कर चुके हैं. इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग. तो स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. इससे पहले मैं आपको क्रेडिटर्स के बारे में बता चुकी हूँ. दो टाइप के क्रेडिटर्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. तो डिबेंचर होल्डर्स, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों चीज़ें इशू कर सकती है. शेयर होल्डर्स जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ऑनर्स माने जाते थे, और डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते थे, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट तो था. इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट तो होता है, वो कंपनी के मेंबर भी होते हैं, ऑनर भी होते हैं. लेकिन इस तरह के यानी कि प्रेफरेंस वाले और डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, तो कंपनी के मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनके पास ना तो वोटिंग राइट है और ना ही ये ऑनर होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जिस तरह जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है जिसमें शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों आते हैं. दूसरा, कोई कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराती है या उनके बारे में डिसाइड करती है तो उसी टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग के लिए भी डिसाइड किया जाता है. थर्ड इज़, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब डिबेंचर सर्टिफिकेट के बैक साइड पे लिखे जाते हैं. कंपनी के आर्टिकल्स में अगर डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को कराने के लिए कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना है. लेकिन अगर आर्टिकल्स में ऐसे कोई भी रूल्स नहीं लिखे आपने, तो जिस तरह से आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराते हैं इसी तरह से आप डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग भी कंडक्ट कराएंगे. नेक्स्ट है, किन कंडीशंस में हम डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को बुलाते हैं. फर्स्ट, अगर हमने डिबेंचर होल्डर्स के अधिकारों में कोई परिवर्तन करना है या फिर हमने उनकी रीपेमेंट के लिए हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो. दूसरा, अगर कोई कंपनी फ्रेश डिबेंचर्स इशू करना चाहती है या फिर एग्जिस्टिंग इशूड डिबेंचर होल्डर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज करना चाहती है तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को कॉल कर सकती है. और जो भी रूल्स होंगे वो हमने अभी डिस्कस किया, डिबेंचर सर्टिफिकेट के बैक साइड पे हम उनको मेंशन कर देंगे. दूसरी टर्म हमारे पास आती है, तो बच्चे अभी हमने डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग की, तो यहाँ पे हमने जो बेसिकली याद रखना है वो ये है कि डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हम क्यों करा रहे हैं. उन्होंने तो कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो उनकी मीटिंग कराने का पर्पस है कि हम उनको अब क्या और कोई नई चीज़ देना चाहते हैं, क्या हम उनकी टर्म्स कंडीशंस में जो उनकी पे करने की टर्म्स कंडीशंस हैं उनमें कोई चेंज करना चाहते हैं, उनके अधिकारों में परिवर्तन करना चाहते हैं. तो इन सब को डिस्कस करने के लिए हम डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कराते हैं. अगर सिर्फ डिबेंचर से संबंधित ही आपने कोई चेंजेस करने हैं तभी आप डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे, अदरवाइज इन पर्सन्स की मीटिंग नहीं बुलाई जाती. दूसरा टॉपिक है हमारे पास क्रेडिटर्स मीटिंग. तो क्रेडिटर्स मीटिंग क्या है. क्रेडिटर वही जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो कुछ भी इशू करती है, चाहे वो सिक्योरिटीज़ में आपके शेयर्स हों या डिबेंचर्स हों. शेयर्स हैं तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हम अलग से कर चुके हैं, और अगर डिबेंचर्स इशू कर रही है तो कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिबेंचर्स भी इशू कर रही है, या किसी लेटर स्टेज में यानी बाद में डिबेंचर्स इशू करने का डिसाइड कर रही है, तो कंपनी के उन क्रेडिटर्स और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. उस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही कंपनी अपने क्रेडिटर्स की मीटिंग को बुला सकती है. दूसरा, कंपनी की जो ये क्रेडिटर्स की मीटिंग है ये कंपनी की मीटिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए है, इसे सिर्फ क्रेडिटर्स ही बुला सकते हैं, या फिर कोर्ट जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो बुला सकता है. कंपनीज एक्ट का सेक्शन 230 है जो क्रेडिटर्स की मीटिंग के लिए हमें रूल्स प्रोवाइड करता है. उसके बाद है ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, किन सिचुएशंस में हम क्रेडिटर्स की मीटिंग को कॉल करते हैं. फर्स्ट, अगर क्रेडिटर्स और कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसे सेटल करने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा कोई समझौता करना है तो उसके लिए क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएंगे. दूसरा, आपने सॉरी बच्चे, देयर गलत हो गया, दियर आएगा. उनके क्रेडिट्स यानी उन्होंने जो कुछ भी कंपनी को दिया हुआ है उसमें आप कोई चेंज करना चाहते हो, कोई कमी करना चाहते हो, या उनके इंटरेस्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हो
थर्ड यू हैव इज़, अगर कंपनी के अमेलगमेशन यानी दूसरी कंपनी के साथ कोई कंपनी मिलना चाहती है या आप किसी कंपनी को रीऑर्गेनाइज कराना चाहते हो, दोबारा से किसी कंपनी की पूंजी का आप पुनर्गठन करना चाहते हो, तो उस केस में हमें अपने लेनदारों की सहमति लेना ज़रूरी है। उस सहमति के लिए हमें इनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। यदि कोई कंपनी समापित हो रही है तो समापन के केस में कंपनी के क्रेडिटर्स की सहमति की हमें आवश्यकता है, जिसके लिए मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि कंपनी की मीटिंग कंपनी से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाई जा सकती है। अगर किसी कंपनी का समापन हो रहा है तो कंपनी लॉ बोर्ड ऐसी कंपनी के समापन के लिए एक कार्यवाहक समापक यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा और कंपनी के डायरेक्टर्स को या किसी क्रेडिटर्स को या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को ऐसी मीटिंग को कराने के लिए ऑर्डर्स देगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 2 टॉपिक्स किए। क्रेडिटर की मीटिंग किन कंडीशंस में बुलाई जाएगी, क्रेडिटर की मीटिंग में हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग किस कंडीशन में बुलाई जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कंपनी किस तरह बुलाएगी। तो बच्चे, ये सब हमने डिस्कस किया डिबेंचर और क्रेडिटर्स की मीटिंग के बारे में। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो कंपनी की मीटिंग का था वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो आएंगे रेजोल्यूशंस यानी कि प्रस्ताव। अब कंपनी में जो मीटिंग्स हो रही हैं उस मीटिंग में ही प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, प्रस्ताव पास किए जाते हैं। अगर आप बिना मीटिंग बिठाए कोई प्रस्ताव अगर एप्लीकेबल करना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे, आप प्लीज़ इस वीडियो को सुनिए, इस टॉपिक को समझिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।